सिमेट्रिकल है ना। अगर मॉलिक्यूल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आइसोमर्स निकालने के फॉर्मूलाज है ना। अगर कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है, अगर कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है तो ये फॉर्मूलाज होते हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यहाँ पर n है कायरल कार्बन, कितने कायरल कार्बन है, ठीक है। तो 2 की पावर n ये ऑप्टिकल आइसोमर्स निकालने का फॉर्मूला है। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, जितने ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे उतने ही ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होंगे ना, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तभी तो एग्जिस्ट करेगा जब कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो इसलिए ये भी 2n है, ये भी 2n है। मीज़ो 0 क्यों है? मीज़ो क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होता है। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड तो 0 ही होगा ना, अगर जितने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है उतने ही ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। तो 2n माइनस 2n 0 हो जाएगा, ठीक है। और रेसिमिक मिक्सचर क्या होगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का हाफ हो जाएगा, ठीक है। ये सारे फॉर्मूलाज लिख लो। हाँ, इसमें कितने कायरल कंपाउंड्स हैं? कायरल कार्बन्स हैं, सॉरी, कितने कायरल कार्बन हैं? एक ये वाला है, एक ये वाला है, ठीक है। तो n यहाँ पर क्या हो गया? 2 हो गया। अब सारे फॉर्मूलाज लगाओ। टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऐसे TOI लिख दिया मैंने। 2 की पावर n तो 2 की पावर 2, तो 2 × 2 कितना हो गया? 4 हो गया। टोटल ऑप्टिकली एक्टिव भी 4 हो जाएगा, 2 की पावर 2 = 4 हो गया। मीज़ो कंपाउंड क्या हो जाएंगे? हाँ, वैसे तो फॉर्मूला होता है इसमें से इसको माइनस करो, पर वो हमेशा 0 ही आता है। और रेसिमिक मिक्सचर जो ऑप्टिकली एक्टिव निकले हैं ना, उनको 2 से डिवाइड कर दो, 2 आ गया, ठीक है। ईजी है। इसमें क्या है? इवन, n इवन मतलब कायरल कार्बन इवन होने चाहिए। 1 2 कायरल कार्बन है, इवन है और सिमेट्रिकल कंपाउंड है। देखो यहाँ से एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं हम, तो सिमेट्रिकल कंपाउंड है। तो ये सारे फॉर्मूलाज लगेंगे। तो n है, n 2 है हमारे पास, n = 2 है। और p मैंने क्या लिखा है इधर? n/2, तो p = n/2, तो 2/2 कितना हो गया? 1 हो गया। अब इन फॉर्मूलाज को लगाओ। टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हो गए? 2n - 1, n - 1 मतलब 2 - 1 + 2 p - 1, तो p1 आया था 1 - 1, 2 की पावर 2 - 1 हो गया 1, 2 की पावर 1 - 1 हो गया 0, तो 2 प्लस किसी की भी पावर 0 हुई तो 1 हो गया, तो 3 आ गया इसका आंसर। और एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कितने हैं? 2 की पावर n - 1, तो 2 n क्या है? 2 - 1 = 2 की पावर 1। और मीज़ो कंपाउंड 2 की पावर p - 1, तो p क्या निकला था? 1 - 1 क्या हो गया? 2 की पावर 0 जो कि 1 हो गया। और रेसिमिक मिक्सचर वही एक्टिव अपॉन 2, तो एक्टिव कितने निकले अपने? 2 की पावर 1 मतलब 2 निकला, अपॉन 2 तो 1 आ गया, ठीक है। बस डायरेक्ट फॉर्मूलाज पुट करना है अपन को। अब इसमें कितने कायरल कार्बन्स हैं? 3 कायरल कार्बन है। अब तुमको लग रहा होगा कि दीदी ये कैसे कायरल है, इसका तो ये पूरा पार्ट और ये पूरा पार्ट सेम है। इस टाइप के कंपाउंड्स होते हैं स्यूडो कायरल, इन पे डबल स्टार लगता है, तो कायरल हम इसको भी कंसिडर करते हैं, ठीक है। बताया था स्यूडो कायरल तो तुमको मैंने, कि देख के लग रहा है कायरल नहीं है पर एक्चुअली में कायरल होते हैं, बताया मैंने ये चीज़ तुमको। हाँ, अब ये n = क्या आ गया हमारे पास? 3, तो n क्या आया? ऑड आया है, तो वो p इसमें से फॉर्मूले से निकालो, n - 1, तो 3 - 1 = 2, डायरेक्ट फार्मूला पुट करना। टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर है ये i, ये हो गया 2 की पावर p, तो 2 की पावर 2, तो ये हो गया 4। अब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कितने हो गए? 2 की पावर p - 2 की पावर p/2, 2 की पावर p क्या है? 2 - 2 की पावर 2/2, तो ये क्या? 2 की पावर 2 - 2 की पावर 1, ये आ गया 2 हमारे पास। मीज़ो कंपाउंड है 2 की पावर p/2, 2 की पावर p है 2/2, तो 2 की पावर 1 आ गया 2। रेसिमिक मिक्सचर हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव बाय 2, ऑप्टिकली एक्टिव कितने आए हमारे पास? 2 आए, तो 2/2 हो गया 1। बस हो रही है कॉन्फॉर्मर्स। अच्छा, जब मैंने डबल बॉन्ड वाला पढ़ाया था ना तुमको, तो क्या बताया था? जैसे ये कार्बन मानो, ये कार्बन, ये कार्बन, तो ऐसे बताए थे मैंने कि ये दोनों ऐसे डबल बॉन्ड होते हैं।
तो डबल बॉन्ड की वजह से क्या होता है, मैं इसको रोटेट नहीं कर पा रही, ये वाला बॉन्ड है इसको रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बन रहा था। अब अगर मैं इसको हटा दूँ, मतलब सिंगल बॉन्ड है, तो ये पूरा कार्बन घूम जाएगा इधर से, ये पूरा कार्बन घूम जाएगा इधर से। तो कॉन्फर्मेशन का मतलब क्या होता है, इस कार्बन को मैं इनफाइनाइटली किसी भी पोजीशन पे घुमा सकती हूँ, इस कार्बन को भी, तो मैं इनफाइनाइटली मैनी पोजीशंस बना सकती हूँ इसकी, है ना। तो यही कॉन्फॉर्मर्स होता है, ठीक है। डिफरेंट पोजीशंस बनाई हमने, डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ बोथ दीज कार्बन, तो ये कन्फर्मर्स है, ठीक है। तो लिख लेते हैं हम कि ये क्यों होता है, फ्री रोटेशन की वजह से। उसमें हमने लिखा था जीआई में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, इसमें क्या होगा, फ्री रोटेशन। अराइजेज ड्यू टू फ्री रोटेशन, ड्यू टू फ्री रोटेशन इन सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। क्या इसके लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी? अब अगर यहाँ डबल बॉन्ड होता और मैं ज़बरदस्ती घुमाने की कोशिश करी तो मुझे ज़्यादा एनर्जी चाहिए ताकि मैं इस डबल बॉन्ड को ट्विस्ट कर सकूँ या फिर ब्रेक कर सकूँ। पर अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसके अराउंड तो ईजिली कार्बन रोटेट कर रहा है, तो मुझे कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, इतनी कम कि रूम टेम्परेचर पे भी हो जाएगा फ्री रोटेशन, ठीक है। तो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रोटेशन, तुम ये लिख सकती थी कॉन्फॉर्मर साथ साथ, हाँ तो लिखो, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रोटेशन is available at room temperature, is available at room temperature, ठीक है। अब अगला जो मैंने पॉइंट बताया कि इनफाइनाइटली मैनी कॉन्फॉर्मर्स बन सकते हैं, ठीक है। तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मर्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मर्स। अच्छा, नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मर्स इन CH4, CH4 में कितने कॉन्फॉर्मर्स होंगे बताओ, बताओ। हाँ, एक ही कार्बन है, वो किसके अराउंड घूमेगा, वो किसके अराउंड घूमेगा, ये जीरो होगा इसका। एक कार्बन है, एक कार्बन किसके अराउंड ही घूमेगा। हाँ, अब इन दोनों में बताओ, इन दोनों में किस में ज़्यादा रोटेशनल एनर्जी देनी पड़ेगी? वेरी गुड, डबल बॉन्ड को ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि इसका बॉन्ड इसकी रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। तो इधर चाहो तो ब्रैकेट में लिख लेना, क्योंकि फिर जब हम नोट्स पढ़ते हैं हमें याद नहीं आता है। यहाँ लिखना रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन और यहाँ लिखना फ्री रोटेशन, फ्री रोटेशन। देखो, जो पहला आगे वाला कार्बन होता है उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है न्यूमैन्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। फर्स्ट कार्बन को डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे फ्रंट में, और सेकंड कार्बन को हम वेरी गुड सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे बैक साइड में, ठीक है। तो फर्स्ट कार्बन को मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, पीछे वाले कार्बन को सर्कल से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अब इसके कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन। तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसके भी हाइड्रोजन है तो इनको भी रिप्रेजेंट करेंगे, पर वैसे तो ये इसका भी हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के पीछे ही है, पर मैं अब पीछे रिप्रेजेंट कैसे करूँ 3D में, तो इसलिए मैं डॉट करके यहाँ साइड में रिप्रेजेंट करके दिखा रही हूँ, है ना। है इसके पीछे ये हाइड्रोजन, इनके बीच का एंगल कितना होगा? ये थीटा है, इनके बीच का एंगल 45 कैसे होगा? ये हाइड्रोजन इसके पीछे ही है दूसरा, तो इनके बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। इस एंगल को हम बोलते हैं डायहेड्रल एंगल, डायहेड्रल एंगल, और ये क्या है? 0 डिग्री है इस केस में। अच्छा, क्या तुम्हें ये लग रहा है कि इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में बहुत ज़्यादा रिपल्शन हो रहा होगा? क्योंकि एकदम ऐसे चिपके हुए दोनों हाइड्रोजन, एक के पीछे एक है, तो इनके बीच में ज़्यादा रिपल्शन हो रहा होगा। तो ये स्टेबल होंगे या फिर मोर स्टेबल होंगे या लेस स्टेबल होंगे?
इनमें है मोर रिपल्शन, रिपल्शन ज़्यादा है। हाँ, अब तुम खुद सोचो, तुम तीनों यहाँ पर एकदम चिपक के बैठे हो बिल्कुल घिच पिच होकर, और तुम अभी खुले खुले बैठे हो, कहाँ तुम्हें ज़्यादा मज़ा आ रहा है? अब तुम देखो इधर, है ना, ज़्यादा रिपल्शन है तो मोर लेस स्टेबल, लेस स्टेबल। अब देखो, अब क्या ये फ्री टू रोटेट है? फ्री टू रोटेट है ना ये? हाँ, तो अब ये ऐसे है तो मैं इसको ऐसे घुमा दूँ, क्योंकि इन दोनों के बीच में ज़्यादा रिपल्शन है, तो अगर मैं इसको खींच के यहाँ कर दूंगी तो रिपल्शन कम हो जाएगा, है ना। इस वाली कंडीशन को हम बोलते हैं एक्लिप्स्ड, ठीक है, एक्लिप्स्ड बोलते हैं, जहाँ पर मैक्सिमम रिपल्शन होता है। अब इसको अगर खींच के ऐसे कर दिया तो ये H तो एज इट इज़, इस वाले H को हमने दूर कर दिया, थोड़ा डॉट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। मैसेज आ गया दीदी, किसका? फिजिक्स की शीट दिखा रहे हैं। अच्छा, अच्छी बात है। हाँ, अब देखो, अब इनमें कितना एंगल हो गया? 60 डिग्री, ठीक है। इसमें डाइहेड्रल एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। अब क्या इनमें ज़्यादा रिपल्शन होगा, कम रिपल्शन होगा? ज़्यादा। अरे क्या तुम बेहोशों की तरह बोल रहे हो क्या? क्यों दीदी? कम होगा ना गैप। दूर दूर हो गए, अब तुम खुले खुले बैठे हो, यहाँ पर ये पास पास बैठे थे, यहाँ खुले खुले बैठे हैं। सामने के पीछे पीछे बोल दिया ना आंसर। कम होगा, कम होगा। रिपल्शन मतलब क्या होता है? दूर दूर होना। हाँ, तो लेस रिपल्शन होगा। अच्छा, कम, अब कोई नहीं बोलेगा, बुलबुल बताएगी, कम रिपल्शन होगा तो स्टेबल ज़्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। ज़्यादा होगा। ज़्यादा होगा, हाँ। और क्या? हाँ, आप इसे कंफ्यूज कर देते हैं। मोर स्टेबल होगा, ठीक है। और इस कंडीशन को हम बोलते हैं स्टैगर्ड, ठीक है। रुको, थोड़ा मोर स्टेबल लिख दिया, और ये है स्टैगर्ड। अच्छा, अब इन दोनों के बीच में जितने भी कॉन्फॉर्मर्स बनते हैं उनको हम स्क्यू बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों कंडीशन को छोड़ के जितने बनाओ सब स्क्यू, ठीक है। ऑल अदर कॉन्फॉर्मर्स आर कॉल्ड स्क्यू, ठीक है। इसको लिख लो तुम जल्दी। अच्छा, बस इसी का ना हम थोड़ा और अलग प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ समझ में नहीं आ रहा ना कि हाइड्रोजन ओवरलैप हो रहा है, पर इसके फॉर्मूले से हमें पता चल जाता है 100 हॉर्स के। ये डॉट बनाओ, है ना, 2 कार्बन को ऐसे एक के पीछे एक बनाओ डॉट डॉट करके। यहाँ मैंने रिप्रेजेंट किया हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, सेम इधर भी एक हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, और दोनों कार्बन्स को ज्वाइन कर दो, बस, ठीक है। ये कौन सा है? एक्लिप्स्ड फॉर्म है या स्टैगर्ड फॉर्म है? एक्लिप्स्ड, क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों एक के पीछे एक है। अब स्टैगर्ड फॉर्म बना लेते हैं, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब यहाँ पर हमने ऐसे कर दिया। ये कौन सा फॉर्म है? स्टैगर्ड, वेरी गुड। ये सब कहाँ होता है स्टैगर्ड वाले? एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी होता है, देख लो एक बार। एक्लिप्स्ड, ये है पोटेंशियल एनर्जी, इस एक्सिस में रिप्रेजेंट हो रही है। एक इस एक्सिस में हम डाई हेड्रल एंगल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, ये इक्लिप्स हो जाएगा, ये स्टैगर्ड हो जाएगा। हाँ, देखो जैसे जैसे हम एंगल बढ़ा रहे हैं तो इक्लिप्स से कहाँ कन्वर्ट हो रहा है? स्टैगर में। फिर हम वापस एंगल को, जैसे मैंने मान लो 0 डिग्री था, 0 से 60 करेंगे तो स्टैगर्ड बन जाएगा, 60 से वापस 180 करेंगे तो इक्लिप्स बन जाएगा, फिर वापस 360 करेंगे तो इक्लिप्स बन जाएगा। तो ये इंटर कन्वर्टेबल है, जैसे जैसे डायहेड्रल एंगल बढ़ रहा है वैसा ग्राफ ये बनता है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब इस हाइड्रोजन को हटा के मैंने मिथाइल लगा दिया, ठीक है। ये क्या है हमारे पास? प्रोपेन, 1 कार्बन 2 कार्बन और इसके पीछे वाला कार्बन भी है, तो ये प्रोपेन है, प्रोपेन, ठीक है। अब बताओ मिथाइल आने से क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? तुम बताओ क्या। मिथाइल क्या है? थोड़ा बल्की ग्रुप है,
अच्छा अच्छा हो जाएगा। वो मोटा आदमी है वो रिपल्शन ज़्यादा करता है। स्टेबल ज़्यादा रहेगा। अब इसका बनाते हैं हम स्टैगर्ड फॉर्म। ये मिथाइल, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये स्टैगर्ड फॉर्म बना दिया हम। अच्छा ये स्टैगर्ड में से घूम जाता है। इंटर कन्वर्टेबल है इसलिए ये वाला साइन लगाया है मैंने, ठीक है। इजी है ये सब तो। 100 हॉर्स फॉर्मूला। 100 हॉर्स कैसे बनाएंगे? इसको यहाँ डॉट से, इसको भी डॉट से, ऊपर बना दिया मिथाइल, यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बाकी सारे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये एक्लिप्स है या स्टैगर्ड है? बुलबुल बताएगी। ये क्या है, एक्लिप्स है या स्टैगर्ड? मिथाइल के पीछे ही हाइड्रोजन है तो ये एक्लिप्स्ड है। स्टैगर्ड ऐसा होता है, अगर मैं इन दोनों को ऊपर ले आती, हाइड्रोजन को नीचे ले आती ना, तो स्टैगर्ड होता। नीचे भी तो हाइड्रोजन है। 2 हाइड्रोजन है ना, इससे इमेजिन करके देखो, मिथाइल के पीछे हाइड्रोजन है तो एक्लिप्स है ना, मिथाइल के पीछे हाइड्रोजन है। स्टैगर्ड अभी बना के दिखाती हूँ मैं। मिथाइल हाइड्रोजन। बताओ, हाँ ये आपने हाथ में कॉफी पकड़ा हो क्यों बनाया? दिखाऊंगी तुम्हें पेंटिंग मेरी दिखाओ। अच्छा, लास्ट कॉफी है। में। देखना ऊपर से। लास्ट में दिखाऊंगी मैं तुमको, तुमको छुट्टी टाइम दिखा दूंगी तुमको, फिर पता चल जाएगा रिवील सीक्रेट अब देखो इसको, तुम देखो बुलबुल, इसमें क्या है, मिथाइल के पीछे हाइड्रोजन है क्या? मिथाइल के साइड में हाइड्रोजन है, तो मिथाइल के साइड में हाइड्रोजन इसमें तो है स्टैगर्ड में। इसमें भी तो पीछे ही है दीदी। अरे जस्ट पीछे थोड़ी है, इससे इसको मैच करो, इससे इसको मैच करो, 3D में थोड़ा इमेजिन करो। इसमें सिंगल है, ये बताओ ना। हाँ तुम देखो ना, इसके पीछे एक हाइड्रोजन है तो इसके पीछे एक हाइड्रोजन, इसके आजू बाजू में 2 हाइड्रोजन है, इसके आजू बाजू में, ऐसे देख के इमेजिन किया करो। एक्लिप्स्ड, ये है स्टैगर्ड। अच्छा, इसका हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कैसे बनाएंगे? इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कैसे बनाएंगे? सिंपल से, बस उस इसमें और इसमें इतना सा डिफरेंस था कि इसमें ज़्यादा रिपल्शन होगा क्योंकि मोटा आदमी है, मिथाइल है ना। तो बस हम क्या करेंगे, स्टैगर्ड एक्लिप्स, चलो वापस ही बनाते हैं। उसके कंपैरिजन में ना, जो पहले वाला बनाया था उससे हम बनाएंगे थोड़ा सा बड़ा। एक्लिप्स को थोड़ा ऊपर रखना और स्टैगर्ड को उसी पोजीशन पे रखना। ज़्यादा रिपल्शन है ना तो ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस क्रिएट करेगा, तो थोड़ा बड़ा बनाना है बस ये वाला एरिया है ना, इसको बड़ा बनाना। चाहो तो है ना साइड में हिंदी वगैरह में लिख लो कि मिथाइल गिव्स मोर रिपल्शन, देयरफॉर द एनर्जी डिफरेंस इज मोर, ऐसा कुछ लिख लो। थोड़ा इनके नाम लिख दूँ मैं, एंटी पार्शियली एक्लिप्स्ड। देखो इसको, अब मैंने लिया है ब्यूटेन, तो मतलब यहाँ भी मिथाइल है, यहाँ भी मिथाइल है, तो दोनों में बहुत खतरनाक वाला रिपल्शन होगा। 2 मोटे आदमी एक साथ बैठ के, बहुत रिपल्शन है ना, तो मिथाइल मिथाइल के बीच में बहुत ज़्यादा रिपल्शन होगा, है ना। अरे अब देखो, अब इसको मैंने घुमाया, यहाँ ऐसे घुमा दिया, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 60 डिग्री पे आ गया, तो अब स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फुल्ली एक्लिप्स, ठीक है। थोड़ा सा घुमा दिया, गॉश, इस फॉर्म को बोलते हैं गॉश। इसको थोड़ा और घुमाएंगे ना तो ये अलग बनाएगा। अब हम हाइड्रोजन हाइड्रोजन ले रहे थे ना, तो ये 2 ही तरह के बन रहे थे, पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर मिथाइल यहाँ आ जाएगा, तो ये इसके और इसके बीच का रिपल्शन है, इनके कंपैरिजन तो कम ही होगा क्योंकि 2 मिथाइल के बीच का रिपल्शन और इन दोनों के बीच का रिपल्शन, एक मिथाइल और हाइड्रोजन के बीच का रिपल्शन कम होगा, तो इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। ये तो खतरनाक अनस्टेबल था, ये थोड़ा सा स्टेबल होगा। और एंटी, क्या ये मैक्सिमम स्टेबिलिटी नहीं लग रही तुमको कि एकदम ही दूर हो गए दोनों मोटे आदमी, है ना, दोनों ही भारी जो बल्कि ग्रुप थे एकदम दूर हो गए, इसको और रोटेट कर दिया तो एंटी। तो हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख सकते हैं, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, एंटी है, उससे कम स्टेबल कौन है, गॉश है ना, उससे कम स्टेबल, क्योंकि वो 60 डिग्री पे, ये दोनों दूर हैं। इन दोनों कंडीशन में तो मिथाइल के ऊपर हाइड्रोजन, मिथाइल के ऊपर मिथाइल, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं, तो रिपल्शन तो इन दोनों में ज़्यादा होगा, इन दोनों में कम ही होगा, तो एंटी के बाद इसमें और कम होगा, ठीक है, गॉश में। उसके बाद बताओ, ये हाँ पार्शियली एक्लिप्स में, क्योंकि मिथाइल और हाइड्रोजन के बीच का इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम होगा, तो पार्शियली एक्लिप्स, और ये फुल्ली एक्लिप्स।
ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। अच्छा, एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? इसका उल्टा। हाँ, स्टेबिलिटी हमेशा एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो बस ऑर्डर को उल्टा कर दो। एंटी, कम, गॉश, पार्शियली इक्लिप्स, फुल्ली इक्लिप्स। ठीक है, चल अब इधर देख लें हम, हो गया डिस्कशन पूरा। अब चलो ये हो गया, ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम एक बार देख लो। यहाँ पर फुल्ली एक्लिप रखा है, फिर पार्शियली एक्लिप, गॉश, एंटी। अच्छा, अब यहाँ देखो, हाँ सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी? फुल्ली एक्लिप्स की, क्योंकि वो हाईली अनस्टेबल है। उससे कम पार्शियली एक्लिप्स, फिर गॉश, फिर एंटी में थोड़ा स्टेबल हो जाता है तो एंटी, फिर ये वापस सेम ही सा। ठीक है, एनर्जी सबसे कम किसकी आई है? एंटी की, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। उससे कम फिर गॉश की, फिर उसके कम इसकी, फिर इसकी। हाँ, अब देखो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं गॉश इफ़ेक्ट। गॉश इफ़ेक्ट पता है क्या किसी को भी? गॉश इफ़ेक्ट नहीं पता? गॉश इफ़ेक्ट क्या होता है? पहले तो मुझे बताओ, गॉश वाली कंडीशन कौन सी थी? हाँ, ऐसी थी। ये वाली कंडीशन थी गॉश की। तो अगर यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे कंपाउंड रख दिए जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो स्टेबिलिटी गॉश की मैक्सिमम हो जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहाँ भी आ गई वहाँ मैक्सिमम स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो एंटी से भी ज़्यादा गॉश की हो जाएगी अगर यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हमें कौन कौन से एलिमेंट चाहिए? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये याद करा होगा फ़ोन से, है ना? इन्हीं कंपाउंड्स में, इन्हीं एलिमेंट्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल दूँ, यहाँ पर मैंने रखा F, यहाँ पर मैंने रखा OH। तो देखो OH के पास H है, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम स्टेबल। ठीक है, तो इस कंडीशन में स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमारा हो जाएगा, बस जो हमारा ऑर्डर था ना स्टेबिलिटी का, उसमें गॉश पहले आ जाएगा, फिर एंटी आएगा, फिर उसके बाद पार्शियली एक्लिप्स था, फिर फुल्ली एक्लिप्स था। बस शिफ्ट कर देना है गॉश को आगे। ठीक है, अगर हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही है तो थोड़ा लैंग्वेज में लिख देते हैं हम। व्हेन H bonding is present, stability of gauche is maximum. अब देखो, किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड बनाने के लिए कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देने पड़ेंगे? वो होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, मतलब H2। ठीक है, तो इसके लिए मुझे अगर डबल बॉन्ड तोड़ना है तो इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, तो H2 का सिर्फ एक मॉलिक्यूल देना पड़ेगा। तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो गया? 1। ठीक है, तो C सिंगल बॉन्ड C बन गया, आगे इसकी 3 वैलेंसी रह गई, ऐसा। ठीक है, हाइड्रोजन भी लिख ही देते, अब दे दिया तो सिंगल ही तो बनाया है, वो तो फ्री वैलेंसी। हाँ, तो इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसकी थोड़ी डेफिनेशन लिख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड, ये कहा, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अनसैचुरेटेड कंपाउंड इनटू सैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, आया? अब एक रिंग को भी मैं सैचुरेटेड कंपाउंड, मतलब ओपन चेन में कन्वर्ट कर सकती हूँ। कैसे? इस बॉन्ड को तोड़ा, इधर हाइड्रोजन, तो ये ओपन चेन बन गई ऐसे। ठीक है, तो इसमें भी एक ही हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लगा, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो गया? 1 हो गया। ये आ गया समझ में? अच्छा, इसमें हमें ये चीज़ समझ में आई ना, एक पाई बॉन्ड तोड़ेंगे तो 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा, एक रिंग को तोड़ेंगे तो 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा। मतलब हम ये लिख सकते हैं 1 पाई इक्वल्स टू 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, 1 रिंग इक्वल्स टू 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो बस ये अगर हमें पता है तो इजी है काम। अब मैं तुम्हें दे रही हूँ क्वेश्चंस। कितने पाई बॉन्ड है?
1 2 3 कितनी रिंग है? एक, तो 4, तो 4 हो गए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो ये तो हमें देख के समझ में आ जाएगा। डी यू कितना हो गया? 4 हो गया। ये जो मैंने लिखवाया 1 पाई इक्वल्स टू 1 डी यू, तो 3 पाई है तो 3, और एक रिंग इक्वल्स टू 1 डी यू, एक रिंग, तो 3 तो ये हो गए और एक रिंग हो गई, तो 4 हो गए। हाँ, अब इसका बताओ। हाँ, वेरी इजी। 1 2 3 4 5, 5 पाई बॉन्ड और एक रिंग हो गई, तो 6 हो गए बस। अब एक है ना, एक और फॉर्मूला होता है जिससे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर हमें ओपन रिंग दे दी, मतलब मान लो कि है ना फॉर्मूला दे दिया तुम्हें, रिंग वगैरह स्ट्रक्चर नहीं बनाया, तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, C प्लस एच माइनस एच प्लस एक्स माइनस एन। ये फॉर्मूला याद रखो। अब इस पे एक क्वेश्चन करा देती हूँ, फिर टॉपिक ख़त्म। देखो C मतलब है नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। H मतलब है वगैरह भी याद करने पड़ेंगे। नंबर ऑफ हाइड्रोजन, कभी अगर ज़रूरत पड़ी तो लगाना पड़ता है ना। X मतलब है नंबर ऑफ हेलोजन, और N मतलब है नंबर ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, ये हो गया। तुमको क्वेश्चन C4H10 इसका निकालो। देखो इन दोनों का निकालो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसी फॉर्मूले से। तो कैसे निकालेंगे? इसमें कितने C हैं? 4 प्लस 1 माइनस हाइड्रोजन 10, क्या X है? नहीं है, तो 0, नाइट्रोजन भी नहीं है, 0 अपॉन 2, 4 प्लस 1 हो गया 5 माइनस 10 अपॉन 2 5, तो क्या हो गया? 0। मतलब ये क्या बनेगी? ओपन सिंगल बॉन्ड की चेन बनेगी बस। अब इसका देखो, इसमें लगा फॉर्मूला 4 प्लस 1 C प्लस 1 4 प्लस 1, हाइड्रोजन है 10, इधर ऑक्सीजन तो था ही नहीं अपने फॉर्मूला में, हाँ तो अपन को पुट भी नहीं करना। 10 प्लस क्या X है? नहीं है, माइनस नाइट्रोजन है? नहीं है, अपॉन 2, तो ये हो गया 4 प्लस 1 5 माइनस 10/2, तो 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0 बस।